हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये टेस्ट 3 है सेक्शनल टेस्ट में। अंकित हाजीपुर, आशीष भारती बांका डिस्ट्रिक्ट से, नेहा झा। वीडियो नहीं आ रहा है, आएगा अभी स्टार्ट हो जाएगा। आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा थम दीजिए, सभी लोग आ जाइए। भोलू जी, दीपू कुमार प्रणाम, आशीष भारती गुड इवनिंग। फिरोज़ आलम आ ही गए हैं सभी, अंकित आ ही गया है, मिसू आ गई है, मिसू शॉर्ट्स है। सभी लोग आ चुके हैं तो आवाज़ आ रहा है तो थम दीजिए। पाल लागू गुरु दी दीपू कुमार पाला में पाल लगी। शुरू किया जाए। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है और यही देखेंगे। ठीक, सभी लोग आवाज़ आ रहा है। जय भीम जय भीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपालगढ़ से प्रणाम, लखीसराय से प्रणाम। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी दोस्त जुड़ जाइए। ठीक, हाँ, एमडी इरशाद, अनु। चलिए चलो, पब्लिक रहे तो पब्लिक ही रहने दो। सभी लोग जुड़ जाइए। आज ये पब्लिक हो चुका है, सबके लिए हो चुका है, तो ये पेड वाले भी देखेंगे और सब लोग देखेंगे यूट्यूब पर। तो इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन है, हाँ आज ये हो चुका है। सभी लोग आ जाइए। मैं भी हूँ अंग्री अन्नू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सॉरी, जुकाम हो गया है। अरे बाप रे बाप, पानी थोड़ा मंगाना है यार। देखो देखेंगे, आज फिजिक्स का है और ये सबके लिए हो चुका है। तो आज सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे। सभी लोग फिजिक्स का सुपर फास्ट एकदम तरीका से हम लोग चलने वाले हैं। फिजिक्स का सेट है और 100 क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे। आज पब्लिक कर दिया गया है, सभी लोग लगाइए क्वेश्चन। ये चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है ये किस उपकरण से मापी जाती है, ये आपको बताना है। जो आर्द्रता है ये किससे मापी जाती है? चलिए शुरुआत कीजिए। गर्म पानी पीजिए सर, दीपू कुमार। ठीक है, वही मंगा रहे हैं। पैसा हम लोगों से फायदा सबके लिए। अब हो गया पब्लिक, जाने दो, मतलब क्या दिक्कत है, पढ़ रहे हो ना, हो जाएगा। मैं आप लोगों को कराऊंगा। आप लोगों का जितना सेट कहा गया उतना सेट कराया जाएगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन का लेवल जो है इजी से मॉडरेट है। कुछ ही क्वेश्चन हार्ड आपको देखने को मिलेंगे, बट मेरे तरफ से ये आप लोगों से आशा किया जाता है कि कम से कम 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन प्लस सही करने की कोशिश करना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बहुत अच्छा, सैनी कुमार। ठीक, चंदन कुमार भारती, स्टडी बाई नेहाल। यह आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसका आंसर आपको लगा लेना होगा। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, जैसे सूरज का तापमान जो मापा जाता है पायरोमीटर से मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 2 लगा लीजिए। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटा में क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है? यहां पर हो जाएगा फोर्स। अब फोर्स बटा में एरिया हो जाता है इसका। और आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका आपको निकल कर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, यहां से न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैसे आप लोग 2 का बी लगा दिए? 2 का बी कैसे लगा रहे हैं? उस्ताद जी कैसे आप लोग ऐसे लगा रहे हैं क्वेश्चन? बी कैसे लगा रहे हैं? दाब का क्या होता है? फोर्स बटा में एरिया होता है ना, क्षेत्रफल। पहले क्वेश्चन में ही गच्चा खा गया आप लोग। बताओ, न्यूटन जो होता है ये बल का एसआई मात्रक होता है। पास्कल जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु है, परमाणु का जो केंद्र होता है, यानी परमाणु के केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो परमाणु के केंद्र में जो घना आवेशित होता है वो कौन सा होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। थोड़ा जुकाम हो गया है तो थोड़ा आप लोग को भी ये करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। सर क्लास को जनरल क्यों किया गया है? जनरल हो गया है, और चिंता मत करो। चलो यहां पर देखो, घनावेशित जो हो जाता है, लगाओ सभी लोग लगाओ। प्रोटॉन होता है, ये याद रखिएगा। प्रोटॉन जो होता है घनावेशित होता है। ठीक, ये जो गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है, भली बात ही। और जो चार्ज होता है ये कितना होता है? तो 1.6
0.022 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अगर देखो ये नेगेटिव रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा, और यही जब पॉजिटिव हो जाता है तो प्रोटॉन पर हो जाता है। जब पॉजिटिव 1.6022 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम जब हो जाएगा, ये प्रोटॉन पर हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सही कथन को चुनिए। यह कथन है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही कथन को चुनना है। सर 100 भेज रहा हूं सर, ऐड कर दिए। आपको जितना भेजना है भेजो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, वही बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है कि सिलेक्शन हो जाए, और उससे खुशी क्या हो जाएगा। यहां पर देखो सही कथन को चुनना है, तो लाल प्रकाश का तरंगधर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंगधर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। बैगनी से कम आपको ज्यादा होता है, यानी बैगनी का सबसे कम होता है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जिसका तरंगधर ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। इससे भी आपको याद रखिएगा, यानी कि बैगनी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सबसे अधिक हो जाएगा, जिसे आवृत्ति बोलते हैं आप लोग। और तरंगधर का एक खास गुण यह है कि जिसका आपको तरंगधर ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम भी होता है, यह भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी लगा लीजिएगा। स्टेटमेंट पढ़ना था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग 1 घंटे में कोशिश करेंगे ये 100 का 100 क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें से कौन सी अदिश राशि? राशियां 2 होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यानी कि दिशा भी चाहिए होता है वेक्टर में। तो ये अदिश पूछ रहा है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? स्केलर कौन होगा बताना है आपको। लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 में स्केलर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, स्केलर कौन सा होगा बताइए। बहुत अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कौन हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, स्केलर बताइए कौन सा होगा। सदिश में तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आ जाते हैं, ये सब आ जाता है। ये आपको बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा। बल, वेग, विस्थापन ये सब आ जाते हैं, तो इसमें जो दाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, त्वरण जो होता है स्केलर होता है, ये याद रखिएगा, यानी कि जो सदिश राशि होता है त्वरण होता है। इसमें आंसर हो जाएगा बी, पास्कल होता है इसका ऐसा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसी राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें देखिएगा तो उसके बीमा में परिवर्तन होता है, बटा में उसके ओरिजिनल बीमा होता है, तो वो मात्रक नहीं बन पाता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये बताना है, ये बताना है, इसका मात्रक कोई नहीं होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन मैं आशा करता हूं आप लोगों का स्कोर भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप से फिजिक्स का क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूजन में गलती हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विकृति हो जाएगा। विकृति आपको कोई इसका नहीं होता है मात्रक। ठीक, ये याद रखिएगा, डायमेंशनलेस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द से प्रयुक्त है? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी आप पढ़े होंगे, 2G, 5G, 3G, 4G, बार बार जी पढ़कर दिमाग खराब हो जाता है। तो 2G में G का मतलब होता है, यानी कभी भी आप देखिएगा तो मोबाइल भी चलाते होंगे तो 2G, 5G अभी आ गया है, 5G आ गया है, 5G आ गया है। तो ये 2G स्पेक्ट्रम में बताइए, 5G बनारस में भी आ चुका है, शुरुआत हो चुका है, और बनारस से हमारे पास मैसेज आया, ठीक, कि आप यहाँ आकर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाता है जनरेशन, यानी कि संगेट जनरेशन हो जाएगा। 2G जो होता है, G मतलब जनरेशन होता है। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 के देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 1600 से अधिक, यानी 1609 में लगभग देखिएगा टेलीस्कोप की बात निकल कर आता है। तो टेलीस्कोप की विज्ञान आपको बताना है किसकी खोज किया गया था, किसके द्वारा टेलीस्कोप की जो खोज किया गया था किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। विजय कुमार, आशीष भारती, रूबी, बहुत अच्छा है। दुर्गादास, अनु, अमित, रूबी, आशुतोष, ठीक। गैलीलियो, बहुत अच्छा, आप लोग गैलीलियो लगा रहे हैं, गैलीलियो हो जाएगा इसका, गैलीलियो। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आपको देखिएगा आविष्कार किया था, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना होगा, गैलीलियो गैलीली ने आपको इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान जब पढ़े होंगे तो ये जरूर आप पढ़े होंगे, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। 10th क्लास 9th क्लास का पढ़े होंगे। तो लगाइए इसका, मैं देख रहा हूं आप लोग कौन सही लगा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाइए। ये देख लीजिए सभी ऑप्शन आपके सामने है, सभी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक। इसका आंसर लगाइए, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्रोमेटोग्राफी में किसका होता है? बहुत अच्छा, डी आप लोग लगा रहे हैं, बहुत ही उम्दा। यहां पर देखिए, एक मिश्रण से, यानी कि किसी पदार्थ के मिश्रण से अलग करना ही दो आपको हो जाता है, तो उसको अलग किया जाता है, ठीक।
ठीक, तो यानी कि एक मिश्रण से पदार्थों का अलग करने का ही क्या बोला जाता है, ये आपको बोला जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा इसका आंसर, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि है। ठीक, पदार्थ के संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, mv होता है। तो यहां पर याद रखिएगा p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा संवेग बराबर mv हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, उसका वेग यानी अनुपात में वेग चला जाएगा, वेग से वेग कट जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा, ओनली मास बच जाएगा। मास किसको इंगित करता है, मास किसको इंगित करता है, क्या सर प्रेम कुमार यादव, रिप्लाई नहीं, किसी समय नाराज नहीं हूं, क्वेश्चन ज्यादा है तो आपको करना भी पड़ेगा। ये देखिएगा m बच जाएगा, और m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जड़त्व होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये भी आप लगा लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन अलग अलग तरीका से दे देता है, आप लोगों को बताना पड़ता है। एक माइक्रोन जो बराबर होता है ये किसका होता है, एक माइक्रोन जो बराबर होता है ये किसका होता है, ये आपको बताना है। तो एक माइक्रोन जो होता है ये देखिएगा 10 के पावर -3 मिलीमीटर होता है, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, 10 के पावर -6 मीटर, ये जो होता है ये होता है। अब किसमें आपको पूछ रहा है, देख लीजिए 10 के पावर -3 कहने का मतलब 1/1000 mm जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, इसका निकल कर आंसर आ जाएगा। अगर मीटर में पूछता तो 10 के पावर -6 मीटर, अगर सेंटीमीटर में पूछता तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर हो जाता है। ये याद रखिएगा भली भांति। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, इसमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है ये आपको बताना है। फिजिक्स का गर्दा सवाल है, इसे लगाइए, कौन सी राशि सदिश नहीं है। सबके लिए फ्री है, सब लोग लगाइए। क्वेश्चन एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया, एकदम क्वेश्चन उसे ही आपको आ जाता है हूबहू। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, फिर से आ गया क्वेश्चन घुमा फिरा कर, और उस समय जब एग्जांपल बताए थे तो वो क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं। विस्थापन, वेग और बल होता है, आयतन नहीं होता है, आयतन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। आयतन क्या नहीं होता है, तो सदिश नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोनी सिंह, बहुत अच्छा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड निर्भर करता है। लोलक का जब टाइम पीरियड है यानी घड़ी में ही आप देखिएगा लोलक का इस्तेमाल किया जाता है। टाइम पीरियड ये आपको बताना है, ये आपको किस पर आपको करता है। बहुत अच्छा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला होता है 2π रूट में L/G होता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, पूरा गुरुत्वाकर्षण में भी पढ़िएगा ये फॉर्मूला यूज होता है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। किस पर निर्भर करेगा, तो टाइम पीरियड एक तो आपको L पर निर्भर करेगा, L पर निर्भर करेगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये किसका होता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस पैटर्न पर एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, वो भी आप जरूर करिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 1 किलोमीटर दूरी बराबर होती है। आसान क्वेश्चन है, मजा वाला क्वेश्चन है, मजा से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, खुशी होगा। ये लगाइए कि 1 किलोमीटर बराबर होती है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होती है, तो 1 किलोमीटर जो बराबर होती है ये आपको बताना है। 1 किलोमीटर, 1 मील बराबर के स्थलीय मील जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 माइल जिसे बोला जाता है MILE बोला जाता है माइल। एक समुद्री माइल जिसे नॉटिकल माइल बोला जाता है वो भी पूछता है। तो एक देखिएगा आपको 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, एक जो आपको माइल होता है ये 1600 प्लस होता है यानी 1600 मीटर के बराबर। समुद्री माइल जो होता है 1800 मीटर से अधिक होता है थोड़ा से, ये भी याद रखिएगा। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। इसमें तो कोई भी गलती नहीं लगाए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज जो एरोप्लेन है इसका आविष्कार राइट्स ब्रदर, 2 ब्रदर थे, इनके द्वारा किया गया था, यानी कि राइट्स ब्रदर द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, समय आप लोगों के पास कम है। रडार का आविष्कार कौन किए थे, रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आगे भी क्वेश्चन है इसी टाइप का। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जो ऊपर के वस्तु है उसको पता लगाने के लिए सुरक्षा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बी कैसे लगा रहे हैं आप लोग बताइए, बी कैसे लगा रहे हैं, अब लगा रहे हो सही आप लोग। ए हो जाएगा ना, रॉबर्ट वाटसन द्वारा किया गया था रडार का आविष्कार। आगे देखो
क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कॉस्मिक किरणें क्या होती है? कॉस्मिक किरण क्या होती है? जो प्रकाश की चाल के अकॉर्डिंग आपको चलता है कॉस्मिक किरण, यूनिवर्स में देखिएगा तो कॉस्मिक किरण होता है। ये क्या होता है इस पर बताना है। कॉस्मिक किरण क्या होती है ये बताइए। कॉस्मिक किरण क्या होती है ये बताइए, ये आपको यूनिवर्स में मिलेगा। कॉस्मिक किरण क्या होती है? सभी क्वेश्चन देख लीजिए यहां से। कॉस्मिक किरण क्या होती है ये क्वेश्चन लगाइए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉस्मिक किरण क्या होती है? आवेश होती है, उस पर आवेश होता है, यानी कि आवेश ये होता है इसमें, यानी कि आवेशित कण होता है। कॉस्मिक किरण क्या होता है? आवेशित कण होता है। ये भी याद रखिएगा, प्रकाश की गति से ये भी गमन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गलत आंसर नहीं लगाना है और काट कूट कर लास्ट में अपना आंसर जो स्कोर आएगा उसे भी बताना है। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल का एक कंसेप्ट आया है, तो गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? इनके द्वारा खोज भी किया गया था इसलिए नाम दिया गया था। गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? ऑफलाइन क्लास कहां पर होता है आपका? अभी ऑफलाइन का बाबू अभी शेड्यूल है ही नहीं है, अभी ऑफलाइन का कोई शेड्यूल नहीं है। आगे मिलेगा समय तो ऑफलाइन क्लास लिया जाएगा, बट अभी कोई शेड्यूल नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अभी ये क्वेश्चन लगाओ कि गॉड पार्टिकल किसने खोजा था? तो हिग्स बोसान ने, और इन्हीं के नाम पर गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसान भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2013 में देखिएगा एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इसका नाम गॉड पार्टिकल दे दिया जाता है। वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, 1968 का कॉन्सेप्ट है, इसे भी याद रखिएगा। ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोई ठोस है और सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, कोई ठोस है सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आप घर में भी देखे होंगे, पूजा करते समय कपूर जलाते होंगे, नेफ्थलीन होता है, अमोनिया होता है। यह सब क्या होता है कि ठोस भी रहेगा और धूपा में ले जाकर रख दीजिएगा तो सीधे गायब हो जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। इसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। इसे क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में होता है। फारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है ये आपको बताना है। फारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है? इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं फारेनहाइट, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। इसे निकालिएगा तो आपको निकल कर आंसर आ जाएगा। जिसका मान पूछ रहा है वो रख दीजिएगा, वो निकल कर आंसर आ जाएगा। जिसका मान दिया है, जैसे डिग्री का मान दिया है तो यहाँ पर 40 डिग्री रख दीजिएगा, यहाँ से फारेनहाइट निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा 40 डिग्री, तो इसे आसानी से आप 104 डिग्री फारेनहाइट लगा सकते हैं। ए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोगों को जा रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है ये लगाइए। बल किसका गुणनफल है? बल धक्का या खिंचाव, पुश एंड पुल को बोला जाता है बल। बल किसका आपको बताना है? बल का कि बल का परिभाषा तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से मिलता है। बल का जो व्यंजक होता है यानी F बराबर ma जो मिलता है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। गति के दूसरे नियम न्यूटन का मिलता है, तो बल का व्यंजक जो मिलता है ये बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण ये होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ द्रव्यमान दिया है, यहाँ पर त्वरण दिया है, इस दोनों का गुणनफल होता है, तो इसका आंसर क्या लगाइएगा? इसका आंसर आप लगा लीजिएगा बी। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? ये 2 बार क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है ये बताना है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? लगाइए एकदम दबा कर क्वेश्चन। आवृत्ति को जो मापा जाता है, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको जो मापा जाता है ये बताइए। मापा जाता है हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में मापा जाता है। इसे भी याद रखिए, वैज्ञानिक हर्ट्ज के नाम पर ये रखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की क्या इकाई है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है ये आपको बताना है। विद्युत इलेक्ट्रिक पावर की इकाई जो है ये बताना है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, ये बताना है 746 वाट के बराबर होता है। इसे भी याद रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। और ये जो होता है वाट में मापा जाता है विद्युत शक्ति, वाट में मापा जाता है विद्युत शक्ति, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और तीनों समस्थानिक में जो पहला समस्थानिक है उसमें कुछ नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। परमाणु संख्या 1 होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनमिका कुमारी, सुमित कुमार, दुर्गादास, शुभम कुमार, मनीष कुमार, बहुत अच्छा। लाल बाबू, रूबी, दीपक, एंग्री, अनु। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25,
हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? मैंने ये क्वेश्चन कराया आप लोगों को कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है। अब क्वेश्चन आ गया घुमाकर कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी मापा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति बोलते हैं इसे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। जो घड़ी में प्रयोग करने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, ये आपको बताना है किसके बने होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सर इस बंदे पर भी ध्यान दीजिए। पंकज कुमार, क्या हुआ पंकज जी? ये बताइए, घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो बनता है, ये तो सभी लोग जानता है सिलिकॉन का बनता है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये बनता है। इसे भी याद रखिएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और सिलिकॉन एक अर्धचालक है और सोलर सेल में भी सिलिकॉन का उपयोग होता है। आपके मोबाइल जो है, मोबाइल का चिप बनाने में भी सिलिकॉन का उपयोग होता है। इससे भी आपको पता होना चाहिए। मोबाइल का जो ऊपर वाला कवर होता है, ऊपर वाला जो ये लचीला कवर होता है, इससे लचीलापन जो होता है इसमें, ये सिलिकॉन इसमें भी मिलाया जाता है। इससे भी आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 27 देखिए। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? ये आपको बताना है। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? ये आपको बताना है। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? ये बताइए। यूनिट किसका है एंगस्ट्रॉम? ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सुपर फास्ट। तो ये है एंगस्ट्रॉम किसका है। आप लोग सही लगा रहे हैं। सर मेरा कमेंट भी नहीं देख रहे हैं विनीत कुमार शर्मा, सबका कमेंट देख रहे हैं। एक बात बताओ, सबका कमेंट पर मैं जवाब देने लगूंगा तो आप ही लोग बताओ मैं जल्दी से कैसे करा दूंगा। बहुत से लोग गुस्सा हो जाएंगे कि सर जल्दी जल्दी कराइए। तो ये हो जाता है तरंगधारा का मात्रक होता है वेवलेंथ। और कौन किसका सबसे अधिक वेवलेंथ होता है? तो लाल का सबसे अधिक वेवलेंथ होता है और प्रकीर्णन कम हो जाता है लाल का, और सबसे कम जो होता है ये बैगनी का होता है और उसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है ये दृश्य आपको जो प्रकाश आपको दिखाई देता है देखने वाला, तो लगभग में आपको बताना है सौर विकिरण जो है ये एमएम में एनएम में बताना है। एनएम में किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाते रहूंगा, चिंता मत कीजिए। सर हम विक्रमगंज से हैं। मंगलेश कुमार, सर मनीष कुमार। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। 400 से 700 एनएम में दिखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है, इसे आप कर लीजिए 10 के पावर -12 ग्राम, और इसे कर लीजिए 10 के पावर -15 ग्राम, और इसे कर लीजिए 10 के पावर -9 ग्राम। सो इस एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है। सी लगा रहे हैं अभिषेक कुमार, आशीष कुमार, राजेश गलत लगाए हैं आप, चौहान राजेश गलत है, सुभाष कुमार, एंग्री अनु, बहुत अच्छा। 10 के पावर -12 ग्राम होता है एक पिकोग्राम बराबर। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। कौन है आप? पंकज कुमार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। टरबाइन एंड डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा आपको विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये आपको बताना है किस, यहां पर हो जाएगा, यहां पर क छूट गया है, यहां पर से क हो गया है, किस हो जाएगा? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? आप पढ़े के टेस्ट ले रहे हैं? हाँ? आप पढ़ा के टेस्ट ले रहे हैं कि यहां पर देखिए टरबाइन और डायनेमो के बिजली जो प्राप्त करते हैं मैकेनिकल एनर्जी होता है। स्थितिज ऊर्जा से सॉरी विद्युत ऊर्जा में ये बदला जाता है। थोड़ा जुकाम हो गया है तो थोड़ा आप लोग भी ये कीजिएगा, मतलब सपोर्ट कीजिएगा। जुकाम में नहीं सपोर्ट करना है, थोड़ा जो क्वेश्चन कराएंगे कभी कभी छींक आ जाएगा। सो उसके लिए आप लोगों को अभी से सॉरी है, डिस्टर्बेंस आपको थोड़ा थोड़ा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है ये आपको बताना है। रविकांत कुमार का हुआ जी, विद्युत शक्ति की क्या इकाई है? विद्युत शक्ति की क्या इकाई है? आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन घूम फिर कर। विद्युत शक्ति की जो इकाई है ये हो जाता है वाट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अवघट्ट, सामान्य शुष्क सेल दे रहा है, सूखा वाला सेल दे रहा है, तो सूखा वाला सेल में विद्युत अवघट्ट क्या होगा? पानी वाला अगर देता है, बैटरी देता है, तो उसमें तो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नहीं लोग बोलता है कि पानी डालना है बैटरी में तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार से यह तेजाब होता है। सर
सर गर्म पानी का पीजिए अंकित कुमार, धन्यवाद धन्यवाद, पी लेंगे। ये होता है इसमें क्या, तो अमोनियम के क्लोराइड होता है, शुष्क सेल में अमोनियम के क्लोराइड होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कभी भी आप बैटरी को, पहले आता था ना एवरीडे का बैटरी, उसको नोचिएगा तो उसमें एक गीला गीला आपको दिखाई देता है उजला टाइप का, वो देखिएगा इस्तेमाल होता है, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शुष्क सेल दे रहा था, प्राथमिक सेल, शुष्क सेल। क्वेश्चन नंबर 33, वायु में ध्वनि का तरंग होती है, सो वायु में जो ध्वनि का तरंग होता है ये क्या होता है, ये बताना है आपको। वायु में ध्वनि का तरंग क्या होता है, वायु में ध्वनि का तरंग क्या होता है। देखिए ध्वनि में और प्रकाश तरंग में एक अंतर इसलिए हो जाता है कि प्रकाश तरंग का पोलराइजेशन हो सकता है या ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन ध्वनि का नहीं होता है। यह बताना है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। सर मेरा 10th मार्कशीट खो गया है, दोबारा बोर्ड से निकलवाया है, फॉर्म फिलअप करने में कौन सा मार्कशीट नंबर देना है गुरुजी, कोई भी दे दो, अगर ले रहा है वो वाला नया वाला तो भी ले सकता है, पुराना वाला है तो भी ले सकता है। इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, डोंट वरी, इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा कि आपका यह है, क्योंकि आप ओरिजिनल हो ना, आपका गुम हो गया है, आप ओरिजिनल हो, ओरिजिनल कैंडिडेट हो, तो इसके लिए कोई सोचना नहीं है। नया वाला नहीं लेगा तो पुराना वाला डाल देना। यहाँ पर देखो वायु में ध्वनि का जो तरंग होता है ये अनुधरंग, प्रकाश जो होते हैं अनुप्रस्थ होते हैं, ये जो होता है आपको वायु में ध्वनि का तरंग होता है, अनुधर तरंग होता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर, माध्यम की जरूरत होती है ध्वनि तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, विद्युत धारा किस, बहुत बहुत फिरोज आलम भी आ गए हैं, प्रीति कुमारी बहुत अच्छा, दुर्गा दास, अभय प्रसाद, डिफेंस बॉय, अशोक, राम पूजन चौधरी बहुत अच्छा, मंजीत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, अमीटर द्वारा मापा जाता है, अमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक। विद्युत प्रतिरोध जो मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ईएमएफ जो मापा जाता है ये पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, आप देखिएगा कि कोई पानी एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और ऊपर से गिराया जाता है, डायनेमो या टरबाइन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो डायनेमो क्या करता है इसमें बताना है, ये क्या करता है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमो क्या करता है। क्वेश्चन 35 लगाइए, बहुत ही अच्छा सर, हम भी तैयारी करेंगे सर, कहां से करें ये सब, मंजीत कुमार। कोई दिक्कत नहीं है मंजीत कुमार, करते रहिए। जो पेड ग्रुप है उसी को आज पब्लिक कर दिया गया है, वहीं पर मैं आपको 9:30 बजे से कराता हूं डेली 100 क्वेश्चन इन लोगों का सब्जेक्ट वाइज, आज पब्लिक सभी लोगों के लिए कर दिया गया है, ठीक। तो यहां पर बताना है डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हैं, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत यहां पर होगा, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, आ गया वही क्वेश्चन, फिर आ गया विद्युत उपकरण जो मापी जाती है अमीटर द्वारा मापा जाता है, विद्युत उपकरण जो विद्युत धारा मापा जाता है, सॉरी विद्युत धारा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे आपको पैदा किया जाता है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी को गर्म किया जाता है, किसमें गर्म किया जाता है, तो आपको ट्यूब में यानी तंतु को गर्म कर प्राप्त किया जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हैं, लास्ट में स्कोर बताकर जाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की क्या तरीका है। प्रकाश में 7 रंग यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, यह बताना है कि ये अलग कैसे होता है, ये अलग कैसे होता है, 7 रंग अलग अलग हो जाता है, बैगनिया पिनाला जो सूत्र आप लोग याद किए होंगे, तो ये किससे होता है, तो आप जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारोगे तो ये होता है, यानी कि एक प्रिज्म से गुजारोगे श्वेत प्रकाश को, एक प्रिज्म से गुजारोगे श्वेत प्रकाश को, तो ये क्या करता है, ये अलग अलग डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि इसका हो जाता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार या प्राइज किस कार्य के लिए मिला था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, 1921 में नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को, किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को, यह बताना है। तो किस कार्य के लिए, देख लीजिए, सभी देख लीजिए, तो ये देख लीजिए, ये आइंस्टीन को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बताए थे कि जो प्रकाश होता है वो फोटोन के रूप में भी छोटा छोटा बंडल के रूप में आता है, ये याद रखिएगा। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जिस पर आपको सोलर सिस्टम भी काम करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत मोटर में क्या होता है, क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता दिया आपको,
बताना ही नहीं चाहिए था। ये बताइए विद्युत मोटर क्या होता है? एक जनरेटर होता है, एक विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर क्या होता है ये मुझे बताना है आप लोगों को। विद्युत मोटर होता क्या है? तो विद्युत धारा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है ये किस तरफ संकेत करती है ये आपको बताना है। चुंबकीय सुई जो है ये किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है ये किस तरफ संकेत करती है ये बताना है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है बताइए आप लोग। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जब आपको स्वतंत्र रूप से छोड़िएगा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ से तो आपको संकेत करती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के जो होता है उसके संकेत करती है। ये आपको बताना है। इसमें से क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उत्तर। सर हमको भी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी करना है, कैसे करें? तो जैसे किया जा रहा है, आपको 3 बजे वाला क्यूज होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें तो आपको कोई क्यूज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्यूज भी वहाँ क्यूज का भी फायदा आप उठा पाइएगा, वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होती है। वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार आकृति की। सर वीडियो में ऐड कर दिया जाए, पहले वाला ग्रुप में है। जो प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस को पूरा कीजिए सर। यहां पर देखिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति होती है। जब वर्षा का बूंद गिरता है तो किसी आकृति जो होती है गोलाकार हो जाती है। वो कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। कम जब क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। ये पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। इसलिए आप देखिएगा कि पृष्ठीय तनाव कम करने के लिए ही हम लोग या आप लोग भी किरोसिन तेल डालते होंगे नाली में कि मच्छर, उस पर मच्छर के जो लार्वा है वो डूब कर मर जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला क्यों लगता है ये आपको बताना है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन गलती नहीं करना है। पढ़िएगा तो आराम से लगा दीजिएगा, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक तो आराम से लगा दीजिएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं वो बिखेर देते हैं इस प्रकाश को, और वो जो क्या कहता है कि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होती है। जो लघु तरंग होती है दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित, मतलब छितरा जाता है, वो हो जाता है। सिंपल भाषा में ये समझ लो, भोजपुरी में छितरा जाना इसे बोला जाता है। और सबसे अधिक परिकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। इसलिए लाल को जो दिखाएगा कि आपको रेलवे में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इंडिकेटर लगाने के लिए कि दूर से ही दिखाई दे दे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक जो होता है इसका लक्षण क्या होता है? अतिचालक का जो लक्षण होता है ये होता है इसमें शून्य परम्पकता पाया जाता है। ठीक, शून्य पारगम्यता पाया जाता है। ये आपको क्या होता है? ये होता है आपका 44 का C। अभी तक आप लोग 43 में हैं। अभी आप लोग कहाँ हैं? 44 में आ जाइए। 44 में क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत उपकरण करने के लिए आपको बताना है किसका उपयोग किया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो ये आपको टूटता है। ये बड़ा नाभिक है और बड़ा नाभिक है तो नाभिक टूटता है, यानी नाभिक विखंडन होता है। और इसमें इस्तेमाल किया जाता है थोरियम का भी, प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। और नाभिकीय रिएक्टर में ड्यूटेरियम के ऑक्साइड मंदक के रूप में काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तांबा का इस्तेमाल किया जाता है तड़िक चालक बनाने में। तांबा जास्ता मिलकर पीतल का भी बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होगा और बेसिक सी बात है इस ताप पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम हो जाता है, डेंसिटी, तो आयतन न्यूनतम हो जाता है। आयतन न्यूनतम हो जाएगा, घनत्व अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि आयतन न्यूनतम होगा तभी तो घनत्व अधिकतम होगा। ये हो जाता है। इसका आंसर क्या लगा लोगे? आराम से इसका आंसर B लगा लोगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रेखा। फिरोज आलम, सोनी कुमारी, चौहान कुमार, पंकज कुमार, विनीत, बहुत अच्छा। विकास कुमार, ठीक, अशोक कुमार, क्रिकेट वाला कोई है, बिट्टू कुमार, ये ऐसा नाम तुम लोग रखते हो। अनुरुद्ध प्रसाद, राजू बाबू, राजू कुमार भी एक है, M राजू कुमार, दीपू कुमार। चलो फिर लगाते हैं। सर मेरा नाम रविकांत कुमार। काहे नहीं तुम्हारा नाम लेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आगे चलते हैं। C नहीं, B होगा। B। क्वेश्चन आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 47।
कमरे को ठंडा किया जा सकता है, अगर कमरा गर्म है तो उसमें कौन सी गैस छोड़ा जाता है, ये आपको ठंडा हो सकता है कमरा। कमरा ठंडा करने के लिए क्या आपको करना पड़ता है, कमरा को ठंडा किस विधि से भी किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये संपीड़ित गैस छोड़ने से क्या हो जाता है, कमरा ठंडा हो जाता है। डेली टाइम में क्लास होता है क्या, ये देखो ये जो होता है ये पेड ग्रुप में होता है, जो टेलीग्राम से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वही देख पाते हैं और उनको पीडीएफ भी मिल जाता है, तो ये चीज़ है ठीक। तो आप आज सबके लिए है, संपीड़ित गैस छोड़ने से होता है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। अब कहोगे कहां से सर ऐसा क्वेश्चन उठा कर ला देते हैं कहां से क्वेश्चन, ये सब पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोगों का बेस जो होता है ना, सबसे बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं कोई भी टेस्ट, तो आपका बेस सबसे पहले मजबूत होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को ठीक। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। देखिए ठंडा में जाइएगा तो लकड़ी छुइए और लोहा छुइए, तो लोहा क्या होता है आपको चालक होता है, तो लोहा आपको सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, जो बना होता है यानी फ्यूज जो होता है, सबसे पहले याद रखना फ्यूज जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और घर का जो वायरिंग होता है वो समानांतर क्रम में होता है। इसे भली भांति समझ लेना। फ्यूज का काम ही है कि अधिक अगर अचानक बिजली आ जाता है तो वो जल जाता है या उड़ जाता है, जिसे आप लोग बोलते हैं ठीक। तो वो शीशा और टीन का बनता है, इसे भी याद रखिएगा। प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक किसका निम्न होता है। अमित प्रकाश कुमार टीटा ये बनता है किसका, तो टीन और शीशे का मिश्र धातु का। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, रंग बिरंगा क्वेश्चन। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, उन दोनों के बीच की दूरी, या नीचे से लो बीच की दूरी, ये बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर जो है गर्त के बीच की दूरी जो कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ये परिभाषा है। लक्ष्मण कुमार सर कौन सा क्लास कितने बजे होता है, 3 बजे वाला क्लास सबके लिए होता है। ये जो था पेड़ था आज सभी के लिए फ्री कर दिया गया है। इसे बोला जाता है किसको, क्या लगा रहे आप लोग 50 का ये लगा रहे हो, ये कैसे, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त का बता रहा है भाई साहब, ये हो जाएगा तरंगधारी से बोला जाता है, बी हो जाएगा। पेमेंट करके पढ़ूंगा तब ये सब जवाब देंगे क्या है, काहे नहीं जवाब मिलेगा, सब लोग लाइव होते हैं, लाइव ही होता है, उसमें भी लाइव ही होता है, ये मत सोचो कि सबका नहीं होता है, सबका लाइव होता है। अब क्या देखो ये चीज है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश जो विकिरण होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, बताओ। ये क्वेश्चन बेसिक एकदम बेसिक है। प्रकाश जो विकिरण होता है, देखो पहले प्रकाश को क्या माना जाता था, तरंग माना जाता था, यानी कि वो तरंग की तरह काम करता है। लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक खोज हुए, जिसमें आइंस्टीन का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसमें फिर उसको कण भी माना गया, और प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में, कण के रूप में आते हैं, उसे फोटोन कहा जाता है। और फिर देखोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को 1921 में आपको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यह बताना है इसमें प्रकाश जो होता है ये क्या होता है, एक तरंग भी होता है और एक कण भी होता है, दोनों का प्रकृति ये बताता है। ये अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, यानी कि इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर दिया जाए, यानी खोल दिया जाए तो क्या होता है, यानी कि कोई कमरा में रेफ्रिजरेटर यानी समझ रहे हो फ्रिज, जिसे आप आम लोग भाषा में बोलते हैं फ्रिज जो होता है, फ्रिज का दरवाजा खोल दोगे तो कमरा का तापमान क्या होगा। चलो आंसर तुम लोग का देख रहा हूं सर, राहुल दरभंगिया बड़ी दिन बाद दिखाई दे रहा है, काहे के लिए भूलेंगे। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होता है, इसका आंसर आप लोग लगा दो, सी लगा रहे, सी लगा रहे मतलब, हाँ बहुत अच्छा। क्या होता है कि कमरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ये नहीं कि ठंडा होगा, नहीं गर्म हो जाता है। फ्रेऑन का इस्तेमाल किया जाता था पहले रेफ्रिजरेटर में भी, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53 देखो, पढ़ने में काम आने वाले गोलीय, यहां पर होगा गोलाय नहीं गोलीय, गोलीय लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं। जो गोलीय लेंस होते हैं पढ़ने में जो काम आते हैं, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, टू द पॉइंट आपको इफेक्ट याद होना चाहिए। यानी कि हम पढ़ने में किसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ऐसे देखेंगे, मान लो इसे छोटा सा होगा, इसे देखेंगे तो उसको बड़ा दिखाई देना चाहिए, बड़ा दिखाई देना चाहिए, यानी कि दूरदृष्टि दोष में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस का करते हैं, निकट दृष्टि में अवतल लेंस का करते हैं। तो बेसिक सी बात है, हम लोग किसका करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, यानी कि किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे दूरदृष्टि के लिए, भी हो जाएगा।
जैसे कि आपको आप जैसे पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता था, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता था उसमें एक छोटा से आता था, हम लोग क्या करते थे कि कागज ले लेते थे और सूरज के प्रकाश से उसको जलाने की कोशिश करते थे, यानी कि वो एक जगह क्या करता था, प्रकाश को केंद्रित कर देता था, दर्पण का इस्तेमाल किया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वो आप लोग भी करते होंगे जलाने वाला काम, किसी के पीठ बैठा हुआ है पीछे से और पीछे से लेके लेंस कैसे कर रहे हैं, सूरज के प्रकाश आ रहे झनझना जाता होगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है, महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती है ये कैसी आती है, महासागर में ऊंची जो जल तरंगे होती है, ये जो पीडीएफ होता है ग्रुप में ही मिल जाता है, नोट जो होता है 1000 बॉक्स, मतलब हम लोग भी जलाते थे, देखो सोनी सी बोल रही है हम लोग भी जलाते थे 1000 बॉक्स। महासागर में ऊंची जल तरंगे जो आती है ये आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उसे बोला जाता था, उसमें आता था ये। तो ये कहा जाता है किसको, तो ये किसके कारण आता है, देखिए जब देखो अब ऑप्शन में यहां पर देखो ध्यान से, सूरज भी दिया है चंद्रमा भी दिया है, तो यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना होगा। देखो जो महासागर में ऊंची जल तरंगे आती है जिसे जवार बोला जाता है, एक को भाटा बोला जाता है, यानी जवार भाटा जो आता है, ठीक ठीक, भाटा बाद में आता है, पहले जवार आता है, ठीक। तो ये आपको जो होता है ये किसके कारण होता है, तो ये देखो सूरज जो है ये पृथ्वी से दूरी काफी ज्यादा हो जाता है, चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, वो ज्यादा ही इस पर गुरुत्वाकर्षण बल अपना अपना मतलब कि बल जो ज्यादा डालता है, ठीक। तो बल ज्यादा डालता है तो चंद्रमा से ज्यादा होता है, तो यहां पर चंद्रमा आप लोगों को लगाना पड़ेगा। यहां पर अगर डी कोई ई ऑप्शन होता, ई ऑप्शन होता तो ये ए आपको बी और डी दोनों हो जाता, लेकिन ऑप्शन यहां पर चंद्रमा इसलिए लगाएगा कि 2.5 गुना से अधिक आपको सूरज के 2.5 गुना से अधिक इस पर बल लगता है, चंद्रमा पर बल लगाया जाता है। अमावस्या पूर्णिमा को देखोगे एक ही दिशा में होता है सूरज और चंद्रमा, तो सबसे बड़ा जवार और भाटा आता है, एक दिन में 2 जवार और 2 भाटे आते हैं, इसे भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुजीत कुमार बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले सुजीत कुमार, गुजरात राजकोट अहमदाबाद से आपका देख रहा हूं, बहुत 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 स्वागत है सुजीत कुमार आपका। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55, ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानता होता है, ध्वनि में जो वायु का वेग होता है ये बताना है, ध्वनि में वायु का वेग। और इसी सिद्धांत पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि अगर ले जाकर मतलब जहां पर आपको मीडियम नहीं है यानी कि वायुमंडल नहीं है वहां पर अगर कोई बम पकड़ो तो वहां से आवाज निकल कर नहीं आता है। ध्वनि का वेग जहां पर निर्वात में ध्वनि कहां से गमन करेगा, अनुधर तरंग है तो इसको आपको मीडियम की जरूरत होता है। ये देखा जाए तो ये 332 होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है लगभग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा। प्रकाश का क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर होता है प्रति सेकंड प्रकाश के चाल होता है। देखो प्रकाश के चाल ज्यादा है, ध्वनि का कम है, इसलिए जब बिजली चमकता है तो सबसे पहले आपको प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि उसका चाल ज्यादा है, सबसे पहले पहुंच जाता है, और आपको बाद में उसका गर्जन सुनाई देता है क्योंकि उसका ध्वनि का चाल कम होता है। इसे भी आपको याद होना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया ना आप लोगों को। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 56 है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। जो सौर ऊर्जा है किससे, सर नोट फ्री में मिलेगा या पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो पेड ही ग्रुप के लिए ये बनाया गया है, जितना भी मैंने तैयार किया है पेड ग्रुप के लिए बनाया गया। अरे यार कितना कम पैसा है, कम से कम हमारे पर भी दया कर दो, जो टीम काम करता है उस पर भी दया कर दो। मान लो क्वेश्चन टाइप करने में, क्वेश्चन सेट करने में कुछ तो लोग लगे होंगे ना, तो उन पर भी मतलब सपोर्ट करो यार, अभी शुरुआत है ना। यहां पर देखो सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा ऑब्वियसली सी बात है सूरज से प्राप्त होगा। और सूरज में जो ऊर्जा का स्रोत होता है ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन के नाभिक जो होता है हीलियम में बदलता है, जिससे आपको सूरज में ऊर्जा या कोई भी तारे में ऊर्जा का स्रोत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भविष्य के ईंधन किसे बोला जाता है, तो हाइड्रोजन को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं। सबसे भारी धातु ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आप लोगों को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। ये बताइए निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। मैं पीछे कर कर आप लोगों का कमेंट भी देखते रहता हूं। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है बताइए। तो जिसका विद्युत आपको दिखिएगा संलयन में विखंडन में उपयोग किया जाता है, विद्युत विखंडन में यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा यूरेनियम 235। ये जो होता है ना चांदी जो होता है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, बट चांदी का इस्तेमाल आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं किया जाता, बहुत अच्छा चालक माना जाता है। एक बार अगर बिजली पास करोगे, अगर तनिक से भी छू दिया ना तो इतना भयंकर झटका मारेगा कि तुम्हारा वहीं पर काम निपटा देगा, ठीक। इसलिए तांबा का, इसलिए कि तांबा थोड़ा सस्ता भी मिलता है और तांबा ज्यादा मात्रा में है भी, इसलिए तांबा का इस्तेमाल विद्युत में किया जाता है। तड़िक चालक में भी तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58,
परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं? परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक में, परमाणु नाभिक जो होता है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु के नाभिक में जो होते हैं अवयव वो होते हैं कौन से? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेशित चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर ये परमाणु है तो इसका ये नाभिक है और ये आपको इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। सर धीरे धीरे, अरे बहुत क्वेश्चन है भाई, 100 क्वेश्चन है, समय कम होता है। 100 क्वेश्चन है। देखो 1 घंटा होने जा रहा है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हमारे वायुमंडल में, यानी कि हमारे वायुमंडल की बात कर रहा है सर। 301 से पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। 301 थोड़े ना पैसा है, 201 रुपया है ना। चलो यहां से देखो, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी गैस नोबल नहीं होती है, ये आपको बताना है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में जो देखिएगा, ये हमारे वायुमंडल में रेडोन नहीं पाया जाता है। आप लोग ये वाला कौन लगा रहे हैं भाई? ये वाला नहीं, रेडोन हो जाता है, ये नहीं पाया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। आर्गन जो पाया जाता है ये 0.93% पाया जाता है। अब देखिएगा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो पाया जाता है सबसे अधिक 78% पाया जाता है। लगभग ऑक्सीजन पाया जाता है 21% के करीब। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। CO2 जो पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ये 0.03% पाया जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी ये है, CO2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडोन हो जाएगा, नहीं पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है? ये बताना है, धातु हो जाएगा धातु। ये आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर में जो उपयोग किया जाता है, ये ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है, इसमें से कौन सा? बिहार दरोगा के लिए कब से बैच आएगा? बिहार दरोगा का क्यूज मैं तैयार कर रहा हूं और कब से लाइव मैं आऊंगा उसका मैं आपको बता दूंगा। कब से 50 क्वेश्चन का एक डेली में कराऊंगा। करंट अफेयर भी उसमें अपडेट डाल रहा हूं, सो आप लोगों को अच्छे से कराऊंगा। उसका लेवल भी अच्छा खासा रहेगा, ठीक, चिंता मत करो। निम्न में से कौन सी धातु जो होगा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में जो उपयोग किया जाता है, जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन भी अर्धचालक है, जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे, धीरे धीरे पढ़ाइए सर। मुकेश अनमोल ऑफिशियल, ठीक है, मतलब इतना नहीं स्पीड में चलेंगे तो बताओ बहुत लंबा हो जाएगा ना। आप लोगों को सोना भी तो है, खा पी कर सोना भी है, और हम लोगों को भी अभी रात में बहुत काम है। तो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएंगे सूरज, यानी सौर ऊर्जा जो बताया जाता है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि पूरा यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन पाया जाता है गैस, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें 2 क्वेश्चन लिया है सूरज के प्रकाश, और दोनों पीसीएस से क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट आप लोगों के लिए डाल दिए हैं, ठीक। तो ये दो जो सूरज का प्रकाश है, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा बनता है, और सूरज के प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है, ये एक्यूरेट जो पहुंचता है आपको 8 मिनट, यहां पर कितना होता है? 8 मिनट और 19 सेकेंड होता है। 19 सेकेंड, ठीक। 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक, लेकिन यहां पर एवरेज में लगाना है तो 8 मिनट लगाकर निकल जाइएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल के टोटल 8 ग्रह है, और 8 में देखिएगा तो 8 ग्रह में देखिएगा तो 52 ग्रह, प्लूटो को पहले ही छाटा दिया गया है 2006 में, तो 8 ही ग्रह बच चुके हैं। और 8 में देखिएगा सबसे बड़ा जो होता है बृहस्पति होता है। मान लीजिए ये सौरमंडल हो गया, ये सूरज हो गए, सूरज के बाद बुध आते हैं, सबसे छोटा ग्रह है, किसका उपग्रह ही नहीं है कोई, शुक्र है, बुध के बाद शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के समान ही एक आकार भी है, तो ये शुक्र हो जाता है। फिर इसके बाद पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद आपको मंगल आता है, लाल ग्रह बोला जाता है, डिमोस मोमोस इसका उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फिर आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्षुद्रपति बेल्ट आता है, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, अरुण आएगा, वरुण आएगा, ये सब आपको आते हैं। ऐसे कर कर आपको देखिए ये आपको सोलर सिस्टम का ग्रह है। सबसे बड़ा जो होता है बृहस्पति होता है, और बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन आगे चलते हैं, तो बृहस्पति हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा, और सबसे छोटा बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय जो उपग्रह छोड़ा गया था, रसिया यूएसएसआर उस समय सहयोग किया था, रसिया सहयोग किया था, और आर्यभट्ट नाम था उनका, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह कब छोड़ा गया था?
सर ग्रुप में देखिए जो पेड ग्रुप बनाया गया है, जो कि अभी आप लोगों को लाइव किया गया उसी के लिए ये, तो जो वो बनाया गया वो 9:30 बजे से आप लोगों को क्लास चलता है। ठीक, यहाँ पर देखो 19 अप्रैल 1975, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। रूबी यादव क्या हुआ? लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन 65, सूरज पर ऊर्जा निर्माण होता है, सूरज पर जो ऊर्जा निर्माण होता है ये कैसे होता है? ये क्लास कब चालू हुआ? ये कौन पूछ रहा है? चंदन बिहार पुलिस। अरे ये पेड वाला था और वो उसको आज पब्लिक कर दिया गया। ठीक, यहाँ पर देखो सूरज पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूरज पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है, हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपको पूछता भी है, सूरज में सबसे अधिक कौन है? हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। तो सूरज में ऊर्जा का निर्माण हाइड्रोजन के संलयन से होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन से होता है। और आप देखिएगा एक बम पटका जाता है 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में, और 9 अगस्त 1945 को ये जो हिरोशिमा पर पटका जाता है सबसे पहले परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पटका जाता है। फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर पटका जाता है। जापान के ये दोनों शहर थे। उसके बाद जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर देता है। लिटिल बॉय और फैट मैन नामक दोनों बम का नाम था। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर ले जाया जाता है, यानी कि कोई पत्थर है उसको क्या करता है, यहाँ पर एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा ये बताना है। या देखो, अरे कोई नहीं, चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ लगाओ, अभी आ गए हो ना। चंदन बिहार पुलिस डोनेशन ज्यादा कर आपके और आपके टीम को, देखो जितना पे रखा गया उसमें भी आप लोग पेड कर देते हो, तो उसके लिए मैं मतलब कि उतना काफ़ी है मेहनत करने के लिए हम लोग को टीम के लिए। कोई इतना भी बड़ा नहीं है कि उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतना टीम है तो उसमें 7 लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो 7 लोगों का आपको कम से कम तो कुछ तो। यहाँ पर देखो, जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या होता है, देखो द्रव्यमान कहीं भी, यानी जड़त्व जो होता है द्रव्यमान होता है वो कहीं नहीं बदलता है, भार बदल देता है। भार क्या होता है? भार होता है mg होता है, mg बोला जाता है। तो g का वैल्यू क्या हो जाता है? चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, g का वैल्यू 1/6 हो जाता है, तो वहीं बदल जाता है। यानी कि भार नहीं बदलेगा लेकिन द्रव्यमान, माफ करना, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान मतलब m होता है, मास होता है, और भार जो होता है mg होता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ भार बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, लेकिन परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये चंद्रमा पर ले, पृथ्वी पर लाइए, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भार में डिफरेंट होता है, 1/6 हो जाता है भार। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, वर्ष दीर्घतम होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, न कि अपने मन से लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। वर्ष सबसे ज्यादा लंबा कहाँ होगा? 200, हमारी पृथ्वी के लगभग 248 से ऊपर होता है वर्ष, यहाँ पर 248 से ऊपर होता है। हमारे पृथ्वी से अगर एक वर्ष हम लोगों में 365 दिन होता है, उसका अगर देखा जाए तो 248 से ऊपर वर्ष होता है। और ये इसे आपको बौना ग्रह भी घोषित कर दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? प्लूटो। जहां मैं बोलता हूं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि कम से कम ये क्वेश्चन पर ध्यान दिया कीजिए कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये नहीं कि लगातार लगाते चल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। बौना ग्रह 2006 में घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सूरज का प्रकाश धरती पर सतह पर पहुंचता है, यह भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है। ये बताना है सूर्य के प्रकाश को धरती पर सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो मैंने बताया था कितना लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड। तो इसके आंसर सी लगा लीजिएगा, एक एवरेज में लगाना है आपको, सी लगा सकते हैं। और पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है चंद्रमा का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, निम्न में से फिलामेंट कौन सी धातु की बनी होती है? फिलामेंट कौन सी धातु की बनी होती है? जो बल्ब में फिलामेंट लगता है, बल्ब में आर्गन गैस भी भरा जाता है। फिलामेंट बताना है, किसका बताना है? नियोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर देखो, अक्रिय गैस का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। ठीक, जो रिएक्शन ना कर पाए गैस, उसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है। निम्न में से फिलामेंट कौन सी गए? फिलामेंट जो है बनी होती है, ये आपको टंगस्टन की बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनसेट 2 कब छोड़ा गया? इनसेट 2 उपग्रह जो है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनसेट 2 उपग्रह कब छोड़ा गया है? इनसेट 2 उपग्रह जो है ये कब छोड़ा गया है? ये 1992 में छोड़ा गया है। इनसेट 2 उपग्रह जो है ये कब छोड़ा गया? 1992 में, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 71 है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आ गया क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर? हम लोग भी 1974 में पोखरण में सबसे पहले, और फिर 1998 में देखिएगा द्वितीय पोखरण में किए गए थे। स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था और एक का इंदिरा नाम रखा गया था। तो ये याद रखिएगा, इसका आपको पूछता है पोखरण कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, और वहीं पर परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। तो ये परमाणु बम का सिद्धांत जो आधारित है, ये नाभिकीय विखंडन का, प्लूटोनियम और यूरेनियम का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए, उसके बाद लगाइए। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद लगाइए। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, अंकित हाजीपुर, कहाँ हो तुम्हारे नाम काहे ना लेते? सर जी फास्ट कीजिए प्लीज, भूख लग गया। शिल्पी कुमारी, ये देखो इसको भूख लग गया। यहाँ पर हम लोगों को भूखे ना लगा है, इनको भूख लग गया है। अरे भूख लगा है तो जल्दी कर रहे हैं। वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर, इसमें किसकी खपत बिल के लिए होता है ये आपको बताना है। जैसे ये एक यूनिट होता है ना, एक यूनिट जो होता है ये आपको बताना। एक यूनिट जो आपको होता है, जैसे कि 10 वाट का बॉल जो है ये आपको जलाना पड़ता है। आपको कितने घंटे के लिए? 100 घंटे के लिए आप जलाइएगा तो उसका हो जाता है। तो ये बताना है कि 1 यूनिट हो जाता है। तो ये बताना है कि वाट जो होता है ये क्या होता है? सिर्फ वाट हो जाएगा, विद्युत जो बिजली के लिए वाट हो जाएगा। इसका आंसर केवल ए हो जाएगा। 73, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगा? निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगा? खाना बनाते समय आप देखिएगा तो कितना भी गर्म पानी होगा उसमें हाथ डालकर निकाल सकते हैं, बट अगर आपको खाना बनाते समय देखिएगा कि चावल डालते समय अधहन जब खोल जाता है तो चावल डालते समय कभी कभी क्या होता है कि हाथ में भाप लग जाता है। आम तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं गाँव में कि हाथ में भाप लग गया, यानी कि हाथ जल गया। ये याद रखिएगा। जल्दी जल्दी सर, 1 घंटे के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये हो जाता है भाप, गुप्त उष्मा होता है, गुप्त उष्मा के कारण इसमें जल जाता है हाथ जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, वातावरण के अंदर क्षैतिज उष्मा अंतरण क्या कहलाता है? वातावरण के अंदर जो क्षैतिज होता है, ये गैस और तरल में होता है, क्षैतिज उष्मा के जो अंतरण होता है ये क्या कहलाता है? ये अभिवहन कहलाता है, एडक्शन कहलाता है, अभिवहन कहलाता है। ठीक, ये याद रखिए, ए हो जाएगा। इसके आंसर होता है 36 में होता है, तरल गैस में। ये आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक कौन सा है? ये लगाओ क्वेश्चन, उष्मा का कुचालक कौन सा है? ये लगाओ क्वेश्चन। फास्ट सर, रूबी यादव, फास्ट करे फास्ट करे। उष्मा का आपको बताना है। अब कितना तेज बोले भैया, अजीब है तुम लोग का हाल है। अब कितना तेज बोले। निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक जो होता है ये कौन होता है? लकड़ी हो जाता है। लकड़ी जो होता है उष्मा का कुचालक होगा, बाकी उष्मा का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर, तरल अवस्था में उष्मा का सुचालक पारा होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उष्मा का स्थानांतरण की है? उष्मा स्थानांतरण करने की विधि बताना है कौन सी है। उष्मा स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरा जगह उष्मा जा सकता है, ये कौन सी विधि है? उष्मा स्थानांतरण की विधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा संवहन। संवहन जो हो जाएगा उष्मा स्थानांतरण की विधि होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन करना है, ये हो जाएगा इसके आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, केल्विन किसके माप की इकाई है? केल्विन जो माप की इकाई है किसकी है? ये तो जयतराज, जल्दी जल्दी कराइए सर। अरे भैया जल्दी जल्दी करा रहे, काहे तुम चिंता कर रहे हो? केल्विन किसके माप के लिए होता है? तो केल्विन जो इकाई होता है ये तापमान की होता है, यानी कि टेम्परेचर मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए। देखिए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो ये लहरें क्या होती है? जब तालाब में आप बैठकर पत्थर मारते हैं, जब टाइम ज़्यादा आप लोगों के पास रहता है, तो ये कौन सी होती है ये आपको बताना है। ये लगाइए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगाइए, देखते हैं कौन सा आंसर सही लगा रहे हैं। कौन सा आंसर सही लगा रहे हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 लगाइए, 78 लगाइए। जब शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा मारा जाता है तो अनुधर और अनुप्रस्थ दोनों होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कणों की दिशा में ये कंपन करती है ना जी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 79 देखो, बहुत अच्छा। इसमें बी कोई लगा रहा है, कोई डी लगा रहा है। सर हम ससुराल में हूँ, टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, कोई मोटिवेशन दीजिए। अरे भैया तुम लोग क्या करोगे, मार कराओगे का? हाँ, मतलब हम मोटिवेशन करें तुमको ससुराल में हो पढ़ने के लिए, बताओ। ये तो कम से कम घर वाले से पूछना चाहिए ना, हम कैसे बता दें ससुराल का हाल? आए ससुराल में क्या होता है, कैसा होता है। अब हम तुमको काहे भड़का दे, पता चलेगा मोटिवेशन के नाम पर हम तुमको भड़का दिए। ससुराल में देखो एक चीज़ होता है पढ़ने का समय जो होता है, ये ससुराल में क्या किया करो कि ऑडियो फॉर्म में कोई भी जिक्के सुना करो, ठीक। और खाना बनाते समय निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? न्यूनतम आवृत्ति किस में होती है ये आपको बताना है। निम्नतम आवृत्ति किस में होती है ये आपको बताना है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम जो हो जाएगा, पहले आपको इसमें कौन दे रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है।
ये बताना है, ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, दृश्य प्रकाश हो जाएगा, विजिबल। रेडियो तरंग होता है, सूक्ष्म तरंग होता है और रक्त किरण होता है, तो ये दृश्य प्रकाश फिर हो जाएगा, यहां पर देखिएगा। उसके बाद दृश्य प्रकाश आता है, तो ये लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करेगा? कांच में न्यूनतम गति से संचार करेगा, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा प्रकाश होगा कि कांच में न्यूनतम गति से प्रसार करेगा, ठीक। किसी भी कांच में आप देखिएगा तो ये आपको क्या होता है, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये पूछ रहा है, ये न्यूनतम गति पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है प्रकाश में, कांच में न्यूनतम गति पूछ रहा है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो अधिक से चलेगा और जिसका कम होगा वो कम से चलेगा, ओबीसी सी बात है। तो तरंगदैर्घ्य किसका न्यूनतम होता है, तो बैगनी का हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 81, रडार के आविष्कार के कौन? अब देखो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। रडार के जो है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलो। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ठीक। रडार का जो ऑप्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलो क्वेश्चन। रडार का बताओ, सब क्लास चालू हुआ है, ये पेड वाला ही है, आज सब लोग को लिए पब्लिक कर दिया गया है, ठीक। चलो रडार का जो लगाओ लगाओ लगाओ, आंसर लगाओ सभी का, मैं देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 81 लगाओ, 81, अभी तक 80 में तुम लोग फंसे हुए हो। क्वेश्चन नंबर 81, बी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं, डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। रडार पूछ रहा है भैया, एच टेलर और ली सी योंग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, एमआरआई पूरा शरीर का होता है ना, पूरा उजाला वाला मशीनों में तुम्हारा शरीरवा घुसा दिया जाता है। तो एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई जो मशीन होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में जो किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। मैग्नेटिक रेजोनेंस रेनिंग होता है, उसका फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस रेनिंग होता है, फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस रेनिंग जो होता है उसमें आपको देखिएगा हॉस्पिटल में ये देखने को मिलता है। ये आपको बताइए इसमें किसका किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का किया जाता है, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83, देखो पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थिति में, यानी कि पृथ्वी के अगर वायुमंडल नहीं रहता है, पृथ्वी पर वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश में कौन सा रंग दिखाई देगा? आकाश कैसा प्रतीत होगा बताओ? आकाश कैसा प्रतीत होगा अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल हटा दिया जाए? ये आप देखोगे कि यूनिवर्स में जाते हैं तो लोग तो कैसा दिखाई देता है, ये आपको बताना है। वायुमंडल हटा दिया जाए तो ये काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक। प्रकीर्णन होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 84, देखो मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना क्या है? मृग मरीचिका क्या कहलाता है? तो टेलीग्राम पर सर चलेगा सर, ये क्लास टेलीग्राम पर से दिन चलेगा सर। देखो टाइम बहुत कंजस्टेड है, बहुत कंजस्टेड है, बहुत इधर उधर क्लास कराना पड़ता है, ठीक ना। तो प्लीज़ कम से कम हमको भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, और इस बात को आप लोग जानेंगे कि बहुत कम समय मिल पाता है। देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है कि दूर में आपको दिखाई देगा, रेगिस्तान वाला क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देता है? हिरण जैसा दिखाई देता है, जाने पर नहीं मिलता है। रोड पर पानी गिरा हुआ दिखाई देता है, नहीं जाने पर मिलता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हुआ, मृग मरीचिका हुआ, डायमंड हुआ, या टूटा हुआ ग्लास जो अंदर से चमकता है वो हुआ, ये सभी काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। परिकिरणन के काम करता है रंग प्रतीत होना। रंग प्रतीत यानी उगते समय सूरज लाल दिखाई देना, डूबते समय सूरज लाल दिखाई देगा ना, पृथ्वी का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सभी क्या होते हैं? परिकिरणन होते हैं जो दिखाई देते हैं। प्रतीत होना यानी कि ऊपर सिक्का उठा हुआ प्रतीत होना, छड़ी डालो पानी में तो टेढ़ा प्रतीत होना, या तारे टिमटिमाना प्रतीत होना, ये सभी प्रतीत जो होते हैं अपवर्तन के कारण होते हैं, ठीक। तो वो भी याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86, हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जब दाढ़ी बनाने जाते हो तो इसका किसका किया जाता है? मुकेश अनमोल ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल दीजिए। हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो हजामत होता है उसमें अवतल का प्रयोग किया जाता है, बड़ा दिखाई देने के लिए अवतल का, और तुम्हारे हाइट का, यानी मान लो कि तुम ये व्यक्ति हो, ठीक, तुम ये व्यक्ति हो, तुम ये व्यक्ति हो, ये हो गया तुम व्यक्ति, ठीक। अब ये तुम व्यक्ति हो, इसका नाम लखन है, लखन गया सैलून में, और इसका कितना आपको चाहिए दर्पण के पूरा शरीर दिखाई दे? ये लखना का कितना दर्पण चाहिए? तो लखना का आधा चाहिए, यानी कि इसका आधा कम से कम दर्पण की लंबाई रहेगा, तो ये लखना अपना चेहरा देख सकता है, यानी पूरा शरीर देख सकता है ये दर्पण में, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, देखो
मोटर कारों में हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? मोटर कारों में जो हेडलाइट होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? यार पढ़ लो भाई साहब, पीडीएफ के पीछे क्या पढ़े हो? पीडीएफ मिल जाएगा बिना बोले सर को। देखो ये हमको मतलब चढ़ा रहा है लोग बिना बोले। हाँ मिल ही जाएगा पीडीएफ, हम क्या करेंगे, रफ का चार्ट डालेंगे, इसका दे देंगे आप लोगों को। मोटर कारकों में हेडलाइट के रूप में कौन सा होता है? देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। ध्यान से देखो, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग खेलोगे, ठीक। सभी लोग अवतल दर्पण लगा रहे हैं, नो डाउट। अगर यहां पर डी वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता, यानी कि परवलयीय दर्पण नहीं दिया होता, तो आप लोग लगा सकते हैं। नहीं तो अगर डी ऑप्शन दिया है तो आपका आंसर डी ही लगाना पड़ेगा। ये लग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऊपर चलना है। उत्तल दर्पण तो होगा ही नहीं होगा। उत्तल पश्च में नहीं, पीछे की चीज देखने के लिए छोटा सा दर्पण लगाया जाता है, वो उत्तल दर्पण होता है। बड़ा से जो दर्पण होता है आप देखोगे कि ऐसे गोल टाइप का होता है, बस के ऊपर देखोगे गोल टाइप का होता है। उसमें अगर डी ऑप्शन दिया होगा तो परवलयीय दर्पण हो जाएगा, नहीं दिया होगा तब उत्तल दर्पण होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? सामान्य माना जाता है कि 45 डेसिबल से ऊपर अगर आप बोलते हैं, 45 डेसिबल से ऊपर आपका आवाज है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, ठीक। तो ये बताना है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा डेसिबल, डेसिबल होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89, प्रस्रव तरंगे की आवृत्ति होती है। प्रस्रव तरंगे क्या होता है? प्रस्रव तरंगे क्या एक स्रव होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में स्रव तरंगे, जिसको आप सुन सकते हैं। ये बताना है प्रस्रव तरंगे की क्या आवृत्ति होती है। प्रस्रव तरंगे की जो आवृत्ति होती है ये आपको बताना है। प्रस्रव तरंगे होती है, एक अश्रव होती है जो सुन ही नहीं सकते, नीचा होता है 20 हर्ट्ज से। एक होता है प्रस्रव जिसको आप नहीं सुन सकते, आप उससे भी नहीं सुन सकते, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। क्या होता है? 20 किलो हॉर्ट्स या 20,000 हॉर्ट्स आपको देता है। ऑप्शन में किलो देगा तो 3 जीरो बैठ जाता है, 20 से 20 पर 3 जीरो बढ़ जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। ये आपको बताना है। ये बताइए तो 20 किलो हॉर्ट्स के ऊपर। यहां पर देखो कौन आंसर लगा रहा है? बी लगा रहे हैं। देखो ये लोग नशा कर आए हैं, बी लगा रहे हैं। देखो 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 बी लगा रहे हैं। अरे भैया यहाँ पर किलो दिया हुआ है, ये जब किलो नहीं देता ना, यहां पर ये किलो नहीं देता, यहां पर किलो नहीं देता, तब ये लगा सकते थे। यहां पर किलो दिया हुआ है तो यानी यहां पर 3 जीरो और बैठा दो, 3 जीरो और बैठा दो तो 20,000 हॉर्ट्स हो गया ना। और यहां पर अगर 3 जीरो बैठाओगे तो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ना संख्या का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, इतना मतलब जल्दीबाजी में कर मेरे आप नहीं सुने। एंग्री अनु, मेरी आप नहीं सुन रहे हैं, क्या हुआ बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जल्दीबाजी में तुम लोग गलती कर आ जाते हो, मारोगे ऐसे ही रंग कर फुर देने भागे आओगे, कहोगे अरे मर तो मार दिया 100 में 90। देखो क्वेश्चन नंबर 90 है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? कौन सा गुण प्रभावित होगा ये बताना है। वायु में परिवर्तन के कारण कौन सा गुण प्रभावित होगा? कौन सा गुण प्रभावित होगा ये आपको बताना है। कौन सा गुण प्रभावित होगा, ठीक। तो वायु में तापमान के कारण कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है ना, जब प्रकाश जो आवृत्ति बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा तो उसके कण जो होते हैं जल्दी जल्दी गमन करने लगते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण के नियम लागू करता है? देखो अगर नियम पूछे तो न्यूटन के थर्ड नियम, मतलब कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कोई भी जो विमान होता है, जो रॉकेट होते हैं, प्रणोदक का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, तो वो तो न्यूटन के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग चलता है। क्या लगा क्या रहे हो आप लोग? ठीक है ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लगाओ। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सिद्धांत पूछे तो संवेग संरक्षण, नियम पूछे तो न्यूटन के थर्ड नियम के काम करता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, कोई डिस्टर्ब ना करे। यानी अगर तुम घूम रहे हो तो घूमते रहो, कोई डिस्टर्ब ना करे। कहने का मतलब अगर तुम बेड पर सोए हुए हो तो कोई डिस्टर्ब ना करे, ये न्यूटन के प्रथम नियम कहलाता है। अगर तुम जगे हुए हो, पढ़ाई कर या दौड़ रहे हो तो कोई डिस्टर्ब ना करे, आप दौड़ते रहो, वो न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। लेकिन इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस कर देता है तो वो आपको नियम नहीं बच जाता है न्यूटन का पहला। यानी कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में या गतिशील अवस्था में रहने का गुण पाया जाता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि बाहरी बल आरोपित ना किया जाए, वो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। जिससे बल की परिभाषा मिलता है, जिससे क्या मिलता है? जड़त्व या बल की परिभाषा मिलता है। और ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा। और व्यंजक पूछे तो न्यूटन के द्वितीय गति के अकॉर्डिंग व्यंजक मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93,
दूध से मलाई के अलगाव का क्या कारण है? दूध से मलाई का अलगाव हो या आपको पानी, जैसे कि वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन जो आता है तिलक में मिलता है, वॉशिंग मशीन मिलता है ना तिलक में, अपने तो किन नहीं सकते हो, तिलक में मिलता है। तो तिलक में जो वॉशिंग मशीन मिलता है, या जो दूध निकाला जाता है, या मथनी जो घर पर मथते हो गए, ये डोरी वोरी बांध कर दही मथनी बने, तो बाहर की तरफ मक्खन फेंकाता है, बाहर की तरफ मक्खन फेंकेगा। आपको जो वॉशिंग मशीन होगा बाहर की तरफ कचरा फेंकेगा, यानी गंदगी फेंकेगा। वो सभी जो क्या होते हैं, वो वही सिद्धांत पर काम करते हैं। अब केंद्रीय बल कर, यानी कि ये सूडो फोर्स है, एक सूडो फोर्स है, ये बाहर की तरफ लगता है। अब केंद्रीय बल के कारण ये आपको काम किया जाता है। इसी प्रकार आपको दूध से मलाई भी निकाला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, अपमार्जक या सर्फ, देखो तीन तीन नाम यहां पर लिखे हुए हैं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आ जाता है तो। अपमार्जक को क्या बोला जाता है? सर्फ बोला जाता है, और इसे ही डिटर्जेंट बोला जाता है। यानी कि क्वेश्चन में अपमार्जक भी दे सकता है, सर्फ भी दे सकता है, डिटर्जेंट भी दे सकता है, ठीक, ये याद रखना। ये तीनों दे सकता है, तो ये मिलाने पर पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो पृष्ठीय तनाव घट जाएगा तभी तो मैलवा बाहर निकलेगा, ये मिला हुआ तो कपड़ा खींचोगे तो, ये याद रखना चाहिए, ठीक। कभी कभी क्या है कि साबुन नहीं रहता है तो आदमी क्या करता है कि सरफ का इस्तेमाल कर लेता है नहाने के लिए। कहां से सरफ का इस्तेमाल जब करोगे तो बड़ा खतरनाक होता है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अपमार्जक जो खतरनाक होता है, अपमार्जक आपको प्रदूषण भी फैलाता है, ठीक। मुलायम होता है, साबुन क्या होता है? मुलायम होता है, इसलिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये घटेगा, पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, मैल बाहर निकलता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम जो होता है ये किसे परिभाषित किया था? एप्पल वाला कहानी सुने होंगे, न्यूटन के कपार पर एप्पल गिरा तो गुरुत्वाकर्षण के नियम निकले। ये मतलब जो होता है, मतलब न्यूटन के कपार पर एप्पल गिरे, ये कहानी की तरह सुनाया जाता है। असल में न्यूटन बैठे थे वहां पर चेयर लगाकर, और वो उनके बगल में एप्पल गिरा था, तो वो सोचे कि ये ऊपर कहीं नहीं जा रहा है, नीचे ही कहीं आ रहा है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक था, इसलिए फल जो है पृथ्वी के तरफ आया था, ठीक। ये याद रखिएगा। अगर तुम किसी भी चीज का एक होता है पलायन वेग, पलायन वेग होता है कि कोई भी वस्तु उस वेग से अगर फेंका जाए तो हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा, यानी हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगा। वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? कहां गए? न्यूटन जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, यदि पेंडुलम यानी दोलक, देखो आ गया क्वेश्चन, यानी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो पेंडुलम यानी दोलक का आवर्तकाल क्या होगा? टाइम पीरियड पूछ रहा है। चंद्रमा पर ले जाया जाता है, दोलन है, पेंडुलम है, अगर ले जाया जाता है तो क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हो। मंजीत कुमार डिफेंस, सोनी, एंग्री अनु डिफेंस, प्रभु, संटू, मुकेश दरभंगिया, राहुल दरभंगिया, जयंत्र एमडी, बिटू कुमार, न्यूटन बाबा। हाँ न्यूटन बाबा। यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाता है तो क्या होता है? देखो फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, बस इसी पर क्वेश्चन बनते रहता है। 2 पाई, तो 2 पाई तो कांस्टेंट रहता है, कोई वैल्यू नहीं है इसका। जैसे एल होता है लंबाई पर निर्भर करेगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, जी पर करेगा। तो ओबीसी सी बात है, चंद्रमा पर जी का वैल्यू घट जाता है, जब ये नीचे वाला घटेगा तो ओबीसी से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो बी लगा रहे हैं, देखो इन लोगों का। 1 मिनट, दोलम बताओ इसका आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग? कुछ उल्टा बता दिए क्या? कुछ उल्टा बता दिए क्या? कुछ उल्टा बता दिए क्या तुम लोगों को? देखो ये देखो रनीता कुमारी डी लगा रही है, ये देखो लव गुरु जो इसमें भी हटा दिया है, ये डी लगा रहे हैं। भाई डी नहीं होगा, घटेगा ना। टाइम पीरियड जब इसका मान घट जाएगा तो क्या होगा? ये पूछ रहा है क्या? पेंडुलम दोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम दोलक का आवर्तकाल पर क्या होगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जब इसका मान घट जाएगा, जी का मान घटेगा, तो ओबीसी सी बात है, जी का मान बढ़ेगा तो ओवरऑल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जी का मान बढ़ जाएगा ना। क्या लगा रहे हो? यदि पेंडुलम दोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो पेंडुलम दोलक का आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल क्या हो जाएगा भैया? जी का जब मान घटेगा तो ओबीसी सी बात है, ये आपको टी हो जाएगा बड़ा, टी बड़ा होगा, घटेगा, सोच लो। क्वेश्चन नंबर 96 है। कैसे तुम लोग बोल रहे हो घटेगा? तुम लोग के सामने हम सिद्ध कर रहे हैं तो तुम लोग कैसे बोल रहे हो घटेगा? आए सही है, अशोक कुमार बोला। कैसे तुम लोग एक सी लगा रहे हैं? देखो शून्य हो जाएगा, देखो एक सी लगा रहे हैं, मतलब बउआने लगे हैं सब लोग। है कैसे? एक बात बताओ क्या होगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? टी ये तो होता है आवर्तकाल ना भाई। जी जब ये होगा तो क्या होगा?
चलो तुम लोग जाकर घर पर छोड़ना, तुम लोग घर पर पढ़ना, घर पर, ठीक। ये देखना इसका आंसर क्या होगा, ठीक। ये घर पर जरूर पढ़ना, जो मैंने बताया वो सही है या तुम लोग जो बता रहे हो वो सही है। क्वेश्चन नंबर 97, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहां अधिकतम होती है? ये भी वही क्वेश्चन है। गूगल बाबा पर सर्च कर बताओ इसका आंसर क्या होगा। गूगल बाबा पर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो गूगल बाबा पर सर्च करो, जैसा होगा मैं बता दूंगा। जीरो कहां से हो जाएगा? जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि 1/6 हो जाता है ना जे का वैल्यू चंद्रमा पर ले जाओगे तो जीरो तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहां अधिकतम होगी? ये बताओ। गुरुत्वाकर्षण जो होता है ध्रुव पर होता है ना, ध्रुव पर होता है, और जो केंद्र पर ले जाओगे तो एकदम शून्य हो जाता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन देता है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण तीव्रता क्या होती है पृथ्वी पर, तो अधिकतम बढ़ते जाती है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98, लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होगा? लिफ्ट में आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होगा, ये आपको बताना है। आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होगा? तुम लोग का बेसिक एकदम सही होना चाहिए। क्या होगा बताइए, कब होगा? तो लिफ्ट में बैठे हो ना, लिफ्ट में सही है वो सर। लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो क्या होता है? भार घटता है कि ज़्यादा होता है? फिर तुम लोग नशा कर आ गए वो हैं। सोनी कुमारी सही लगा रही है, ये देखो। हनहेरिया मतलब फलतुआ में लगा रहे हो तुम लोग। ये बताओ, मनीष गुप्ता लगा रहे डी, बताओ। एक समान गति, बहुत अच्छा, डी होगा। त्वरण देखो, यहाँ पर त्वरण दिया है, यहाँ पर गति दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, डी लगा लिए हो, बहुत अच्छा है। यहां पर देखो क्या कर रहा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, तो इसमें समान त्वरण होना चाहिए। समान त्वरण से क्या होता है कि नीचे की तरफ जाएगा तो होगा ना त्वरण। देखो 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 देखो, अनहरिया लगा रहे हो तुम लोग, देखो देखो, ये स्टार सही लगाया है, ये जो है राखी मेहता सही लगा। यहां पर यह शब्द देखो ना, यहां पर गति दे रहा है ना, वेलोसिटी दे रहा है, और यहां पर क्या दे रहा है? त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जा रही है। समान त्वरण यहां पर होना चाहिए, एक समान त्वरण होना चाहिए, एक समान त्वरण के साथ। कभी लिफ्ट में नहीं बैठे हो? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है। घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है बताइए? घड़ी की स्प्रिंग में जो संरक्षित ऊर्जा होती है वो क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 99 है, बताइए क्या होती है जो घड़ी में जो का अच्छा, घड़ी की स्प्रिंग में जो संरक्षित ऊर्जा होती है ये कौन सी होती है, ये बताइए। तो घड़ी की स्प्रिंग में जो संरक्षित ऊर्जा होती है, ये जो अब घड़ी वाला ये होता है ना, चाबी देना पड़ता था, तो वो क्या करते थे? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होती है। फिर आपको देखिएगा वो गति के रूप में आ जाता है, तो गति हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से लगाओ। इनमें से कौन से सदिश राशि नहीं है? इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है बताना है। निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन से? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? कार्य हो जाएगा, क्या नहीं होगा? बल होगा, विस्थापन वेग, ये सभी आपको क्या हो जाएंगे? ये सदिश राशि हो जाएंगे। कार्य नहीं होगा, ये अदिश हो जाएगा। कार्य अदिश हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा, चलो अब स्कोर बताओ तुम लोग। 100 में कितना स्कोर किए हो बताओ? 100 में कितना स्कोर किए हो? स्कोर बताते जाओ। 99 का बी का हुआ, हाँ सही है। चलो ये बताओ, 100 का बताओ, 100 में स्कोर कितना? देखो ये दे रहा है चंदन मंडल 89, बहुत अच्छा। सुभाष 85, डिफेंस बाई प्रभु 85, ठीक। 96 दे रहा है लव गुरु, बाप रे तो हिला दिए भाई। ये देखो रोशनी तिवारी 1000 बटा मतलब मजाक करने आ जाते हो। स्टार देखो प्रेम कुमार यादव, स्टार ने 83 लगाया, प्रेम कुमार यादव ने 78 लगाया, संजू शर्मा ने 85 लगाया। ये देखो चंदन मंडल ने 89 लगाया है, ठीक है। विकास कुमार 90 लगाए हैं। 84 जो है ये सर एक्साइज क्वेश्चन रिटर्न में ईबीसी का नंबर घटाया प्लीज़, घटा था प्लीज़ सर इतना में एक्साइज क्वेश्चन रिटर्न में ईबीसी का कितना नंबर पर हो गया था? देखो कभी भी कोशिश करो, अगर जाना है तो 80 से ऊपर रहने के लिए हो जाएगा। 80 से ऊपर रहो, हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल वही होगा जो कि मैं करा रहा हूँ, और समझ में सभी क्वेश्चन आएंगे। फिर भी देखो
तुम लोग बोलते हो आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि 85 से ऊपर गए हैं, तो है ना, ऐसा चीज़ है ना। तो अच्छा लगा रहे हो, मनु यादव, रवि कुमार, फिरोज आलम बहुत अच्छा, गोस्वामी स्वाति बहुत अच्छा, एमडी रंजन, लाल बाबू कुमार 84 बहुत अच्छा, प्रेम कुमार यादव 78 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिरोज आलम बहुत अच्छा। ऐसे ही स्कोर करते रहो। कैसा लगा जरूर बताना, ठीक। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कर देना। तो ये बताना कैसा लगा सेशन। राजा कुमार बहुत अच्छा, रोशनी, राजा कुमार 78 किए हैं, रोशनी कुमारी तिवारी जो है 87, मोनू यादव 88, पवन कुमार 80 और रियांशु 77 बहुत अच्छा। चलो, नीतीश कुमार 85, रविकांत कुमार 70, बांकापुर के धरती से अभिषेक कुमार बांका 100 से ज़्यादा किसी ने नहीं किया 70। ये देखो अंकित कुमार बताया ही नहीं अपना कितना स्कोर आया, देखो छिपा लिया। हाँ चलो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना। और ये पेड ग्रुप का था, ठीक ना, और आज मैं सभी के लिए पब्लिक कर दिया कि आप लोग भी देख लो किस लेवल का क्वेश्चन होता है। सो पेड ग्रुप में इनका पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी टेलीग्राम से जुड़े होंगे वो मिल जाएगा। अभी भी आप लोग जुड़ सकते हैं, मात्र 3 ही क्लास हुआ है। सो प्रोसेस बताया हुआ है जिस प्रोसेस से आपको जुड़ना है, ठीक। रोशनी तुम्हारा तिवारी, थैंक यू भैया, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का। अच्छे से आराम करो, रात का समय है, मज़ा आ गया। स्टार, हाँ हाँ, गुड नाइट राजा कुमार, गुड नाइट। अच्छे से ध्यान रखो, शुभ रात्रि, और जाओ पैर हाथ मुंह धोकर सोना, अच्छा सपना आता है, ठीक। धन्यवाद, बाय बाय।